नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। संसद के मानसून सत्र के दौरान विपक्ष का हंगामा लगातार जारी है। लोकसभा में आज भी प्रश्नकाल शुरू होते ही गतिरोध शुरू हुआ और सदन की कार्रवाई आज 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। इससे पहले लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कॉमनवेल्थ गेम्स में विजेता खिलाड़ियों को सदन की ओर से बधाई दी। लोकसभा में आज सुप्रीम कोर्ट नंबर ऑफ जजेस संशोधन विधेयक 2026 चर्चा और पारित किए जाने के लिए सूचीबद्ध है। यह विधेयक सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या 34 से बढ़ाकर 38 करने का प्रस्ताव रखता है। राज्यसभा में नेता सदन जेपी नड्डा ने कहा कि विपक्ष बेसिर पैर के मुद्दे उठाता और सदन का समय बर्बाद करता है, जबकि सरकार ने साफ कह दिया है कि वह हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। राज्यसभा में आज लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 टेबल किया गया है। 2 बजे में एंटी पेपर लीक बिल पर राज्यसभा में होगी चर्चा। एंटी पेपर लीक बिल करीब एक हफ्ते के गतिरोध के बाद कल लोकसभा से पास हुआ। सरकार ने कहा कि यह बिल परीक्षा माफिया पर सख्त कार्रवाई और छात्रों के भविष्य की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। सरकार ने कहा है कि एंटी पेपर लीक बिल के प्रावधानों से आने वाले समय में पेपर लीक जैसी घटनाओं को रोका जा सकता है। जो पेपर लीक करेगा उस पर कठोर दंड का प्रावधान ये बिल करता है। राज्यसभा में विपक्ष के हंगामे के बीच शून्यकाल में विपक्ष के सांसदों ने अपनी बात रखी। राज्यसभा में शून्यकाल में बीजेपी के सुरेंद्र सिंह नागर ने सरकार से यूनिवर्सल कार्ड की मांग की। साथ ही प्लास्टिक कार्ड की जगह पूर्ण रूप यूपीआई तकनीक इस प्रक्रिया में अपनाने का सुझाव दिया। 3 राज्यों की 3 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए आज मतदान हो रहा है। इनमें बिहार की बांकीपुर सीट, मध्य प्रदेश की दतिया सीट और गुजरात की मांजलपुर सीट शामिल है। नतीजे 3 अगस्त को आएंगे। मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट पर शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष मतदान के लिए व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की गई है। दतिया विधानसभा क्षेत्र में कुल 291 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इनमें 186 केंद्र ग्रामीण क्षेत्रों में और 105 केंद्र शहरी क्षेत्रों में स्थित है। दतिया विधानसभा सीट पर 2 लाख से अधिक मतदाता है। यह उपचुनाव कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती की विधानसभा सदस्यता समाप्त होने के बाद कराया जा रहा है। मध्य प्रदेश की दतिया सीट पर भाजपा उम्मीदवार आशुतोष तिवारी और कांग्रेस के घनश्याम सिंह के बीच कांटे की टक्कर है। बिहार की बांकीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव एनडीए के गढ़ की अग्नि परीक्षा और विपक्ष के लिए नए सियासी संदेश के मौके के तौर पर देखा जा रहा है। करीब 40 सालों से बीजेपी के कब्जे वाली बांकीपुर सीट पर इस बार मुकाबला दिलचस्प है। मतदान के लिए राजनीतिक नेताओं के साथ ही आम वोटर्स बूथों पर पहुंच रहे हैं। हालांकि रफ्तार धीमी है। सुबह 11 बजे तक 11.5% मतदान हुआ है, जबकि 9 बजे तक सिर्फ 4.61% वोटिंग हुई है। बांकीपुर सीट पर भाजपा ने नीरज कुमार सिन्हा को टिकट दिया है, तो वहीं जनसुराज के प्रशांत किशोर भाजपा प्रत्याशी को कड़ी टक्कर देंगे। आरजेडी ने इस सीट पर रेखा गुप्ता को उम्मीदवार बनाया है। बांकीपुर सीट पर करीब 3,79,000 मतदाता 25 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। इसके लिए 422 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जहां निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। भाजपा बिहार के राज्य महासचिव नितिन अभिषेक ने बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में वोटरों के वेरिफिकेशन को सख्ती से लागू करने के लिए बांकीपुर विधानसभा के रिटर्निंग ऑफिसर को पत्र लिखा। गुजरात की मांजलपुर सीट पर सुबह 11 बजे तक 14.27% मतदान दर्ज। इस सीट पर भाजपा ने सतीश पटेल को चुनावी मैदान में उतारा। कांग्रेस ने भी खबाई रबारी को दिया टिकट। मांजलपुर विधानसभा क्षेत्र में 2,60,000 से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। मतदान शांतिपूर्ण और निष्पक्ष ढंग से संपन्न कराने के लिए सुरक्षा के आवश्यक इंतजाम किए गए। बरनाला में सफाई कर्मचारियों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में आज पंजाब बंद। सफाई कर्मचारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल के बीच विभिन्न कर्मचारी यूनियनों, वाल्मीकि समाज और कई सामाजिक संगठनों ने की बंद को सफल बनाने की अपील। बरनाला लाठीचार्ज की घटना से वाल्मीकि समाज में गहरा रोष। आंदोलन को कई सामाजिक और धार्मिक संगठनों का समर्थन। कई व्यापार मंडलों ने भी पंजाब बंद को दिया अपना समर्थन। पंजाब के बरनाला में सफाई कर्मचारियों पर हुए लाठीचार्ज पर राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने स्वतः संज्ञान लिया है। आयोग ने पंजाब के डीजीपी और मुख्य सचिव को नोटिस जारी कर 7 दिनों के भीतर कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी है। पीआईबी फैक्ट चेक ने सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हस्ताक्षर वाले वायरल पत्र पर कहा कि वायरल पत्र पूरी तरह फर्जी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से ऐसा कोई पत्र जारी नहीं किया गया है और न ही उस पर उनके हस्ताक्षर किए गए हैं।
दूरसंचार विभाग और मध्य प्रदेश सरकार के बीच नई दिल्ली के विज्ञान भवन में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। ये भारत में दूरसंचार विनिर्माण को नई गति देने की दिशा में बड़ा कदम होगा। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में देश का पहला टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन लगभग 350 एकड़ क्षेत्र में विकसित किया जाएगा। इसमें मोबाइल फोन, दूरसंचार उपकरण, ऑप्टिकल फाइबर, सेमीकंडक्टर, साथ ही 5G और 6G तकनीक से जुड़े उत्पादों का निर्माण किया जाएगा। सीआरपीएफ के महानिदेशक ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह ने जवानों और अधिकारियों को भरोसा दिलाते हुए कहा कि ड्यूटी के दौरान ईमानदारी और परिस्थितियों को देखते हुए लिए गए हर सही फैसले के साथ संगठन खड़ा रहेगा। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने संगठित अपराध के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए गैंगस्टर हिमांशु भाऊ और विकी हडुल गैंग के 2 मोस्ट वांटेड शूटर को शाहबाद डेयरी इलाके में मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया। E20 ईंधन को लेकर सरकार ने कहा है कि 20% एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल के इस्तेमाल से वाहनों के प्रदर्शन, इंजन की टिकाऊ क्षमता या सुरक्षा पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पाया गया है। E20 ईंधन को लागू करने से पहले व्यापक फील्ड ट्रायल, वैज्ञानिक परीक्षण और विशेषज्ञ संस्थाओं से वैलिडेशन कराया गया। असम में बाढ़ संकट के बीच मौसम विभाग ने अगले 3 से 4 दिनों के लिए भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। IMD ने तिनसुकिया में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जबकि अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में बारिश का असर असम के कई जिलों पर पड़ सकता है। प्रशासन ने फ्लैश फ्लड, जल भराव और भूस्खलन की आशंका को देखते हुए लोगों को सतर्क रहने की अपील की है। हालांकि राज्य में बाढ़ की स्थिति में कुछ सुधार हुआ है, लेकिन अब भी 7 जिले प्रभावित हैं। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार 551 गांवों में 3 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ की चपेट में हैं। चारीदेव, शिवसागर, जोरहाट और गोलाघाट सबसे ज्यादा प्रभावित जिलों में शामिल है। राहत और बचाव कार्य जारी है। असम में 101 राहत शिविरों में 16,000 से ज्यादा लोग रह रहे हैं। 3 लोगों की बाढ़ से मौत की पुष्टि हुई है, जबकि हजारों पशु प्रभावित हुए हैं। प्रशासन ने लोगों से मौसम संबंधी दिशा निर्देशों का पालन करने और सतर्क रहने की अपील की है। रुद्रप्रयाग में भारी बारिश के कारण केदारनाथ हाईवे पर कई जगहों पर भूस्खलन और कटाव हुआ है, जिससे वाहनों की आवाजाही बाधित हो गई है। जमीनी हालात का जायजा लेने के लिए हाईवे के प्रभावित हिस्सों का निरीक्षण किया गया। ओडिशा में लगातार हो रही भारी बारिश और नदियों के बढ़ते जलस्तर से कई जिलों में बाढ़ की गंभीर स्थिति। राज्य सरकार के मुताबिक बाढ़ से अब तक 3 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 2 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। सबसे ज्यादा असर बालासोर, भद्रक, जाजपुर, मयूरभंज और क्योंझर जिलों में देखा गया है। अब तक 44 ब्लॉक, 243 ग्राम पंचायतें और 748 गांव बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। क्योंझर जिले में 3 लोगों की मौत हुई है। ओडिशा में कई नदियां उफान पर हैं। राज्य के कई हिस्सों में हाई अलर्ट की स्थिति बनी हुई है। मौसम विभाग ने राज्य में तेज से अत्यधिक तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। प्रशासन ने राहत कार्य तेज किए। करीब 30,000 लोगों को निचले इलाकों से निकालकर सुरक्षित स्थानों और राहत शिविरों में पहुंचाया गया है। केरला में कोझिकोड, वायनाड और कन्नूर जिले में आज अत्यधिक तेज बारिश की आशंका। इन जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट, जबकि 8 जिलों में येलो अलर्ट। वायनाड के सभी शैक्षणिक संस्थान आज बंद। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में अशांति। पाकिस्तान सुरक्षा बलों की हिंसक कार्रवाई में मरने वाले प्रदर्शनकारियों की संख्या 40 से ज्यादा। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय ने गहरी चिंता जताई। सावन के पावन महीने की आज से शुरुआत हो गई है। पहले दिन देश भर के शिव मंदिरों में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। उज्जैन में महाकालेश्वर और प्रयागराज के मनकामेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है और भक्ति और उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पवित्र श्रावण मास के शुभारंभ पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी और कहा, आस्था, संयम और भक्ति का यह पावन मास सभी के जीवन में सकारात्मक ऊर्जा, अत्यधिक उन्नति और असीम शांति का संचार करे। श्रावण मास के पहले दिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने काशी के कोतवाल बाबा काल भैरव और श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दोनों मंदिरों में विधि विधान के साथ भगवान शिव और बाबा काल भैरव का आशीर्वाद लिया। इस अवसर पर मंदिर परिसरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी और हर महादेव के जयकारे गूंजते रहे। आज से कांवड़ यात्रा की शुरुआत। 11 अगस्त तक चलने वाली इस यात्रा के दौरान शिव भक्त हरिद्वार से पवित्र गंगा जल लेकर अपने गंतव्य की ओर रवाना होते हैं। दिल्ली में 20,000 वर्ग फुट से ज्यादा क्षेत्र में 6 से 12 दिन तक संचालित होने वाले बड़े कांवड़ शिविरों को अब अधिकतम 15 लाख रुपए तक की सहायता मिलेगी। अन्य सभी श्रेणियों के शिविरों के अनुदान राशियों में भी बढ़ोतरी। कांवड़ यात्रा को सुरक्षित और सुगम बनाने के लिए खासतौर पर दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड प्रशासन ने किए विशेष इंतजाम। मेरठ और गाजियाबाद समेत कई रूटों पर ट्रैफिक डायवर्जन लागू। कांवड़ यात्रा के दौरान प्रशासन द्वारा डीजे की ऊंचाई, आवाज और पहचान पत्र को लेकर भी सख्त दिशा निर्देश।
यूपी में कांवड़ यात्रा को लेकर योगी सरकार की विशेष तैयारी, सुरक्षा, यातायात और श्रद्धालुओं की सुविधा को लेकर सभी विभागों में अलर्ट, पुलिस बल की तैनाती के साथ ड्रोन और सीसीटीवी से निगरानी। सरयू नदी में सुरक्षा के लिए जल पुलिस की तैनाती के साथ फ्लोटिंग बैरियर लगाए गए हैं ताकि श्रद्धालु सुरक्षित क्षेत्र में स्नान कर सके। पूरे मेले की सुरक्षा एटीएस, एसटीएफ और अतिरिक्त 12 कंपनी पीएसी के जिम्मे में होंगी। एक्सप्रेस 100 में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ओ हरी भैया, अरे वाह, खेतों में कौन सी फसल लगाए हो? 12 महीने कमा कर दे ऐसी फसल। क्या? मैंने नया व्यवसाय शुरू किया है। उसके लिए पैसे? इसमें किसी निवेश की जरूरत ही नहीं। अच्छा, मुखिया जी। अरे मुखिया जी, नमस्ते। अरे हरी, कब आ रहे हो? आप बस चलिए, मैं पहुंचता हूं। अब मैं LIC एजेंट। LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस 100। रफ्तार भरी खबरों के सिलसिले को बढ़ाते हैं आगे। वैश्विक अनिश्चितताओं और पश्चिम एशिया में तनाव के बावजूद वित्त मंत्रालय ने कहा है कि मजबूत घरेलू मांग के दम पर भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास रफ्तार बनी हुई है। जून 2026 में कोर सेक्टर में 5% की वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई। वित्त मंत्रालय के अनुसार सेमिकॉन 2.0, मोबाइल विनिर्माण और अन्य नीतिगत पहले विनिर्माण को मजबूत कर रहे हैं। हालांकि पश्चिम एशिया संकट के गहराने और कच्चे तेल की कीमतें बढ़ने से राजकोषीय घाटे और चालू खाते पर दबाव बढ़ने का जोखिम बना हुआ है। अमेरिकी सेमीकंडक्टर कंपनी मार्वेल टेक्नोलॉजी अगले 3 वर्षों में भारत में $250 मिलियन का निवेश करेगी। इस निवेश में R&D क्षमता, इंजीनियरिंग प्रतिभा और बुनियादी ढांचे का विस्तार किया जाएगा। आज तेजी के साथ खुला शेयर बाजार। BSE सेंसेक्स 75.71 अंक की बढ़त के साथ 77,726.62 पर पहुंचा। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE का 50 शेयरों वाला निफ्टी 26.90 अंक बढ़कर 24,275.85 पर कारोबार कर रहा है। टेक्समैको रेल, टुआक्स ग्रुप और ट्रिनिटी रेल ग्लोबल ने भारत में आधुनिक रेल वैगन लीजिंग प्लेटफॉर्म विकसित करने के लिए रणनीतिक त्रिपक्षीय साझेदारी की है। अगले 3 से 5 वर्षों में 100 नई रेलवे रेक्स में निवेश की योजना है। इस साझेदारी के तहत वैगन निर्माण, लीजिंग, फाइनेंसिंग, इंजीनियरिंग और रखरखाव जैसी सेवाएं एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होंगी। कंपनियों का कहना है कि इससे भारत के रेल माल ढुलाई के क्षेत्र में मजबूती आएगी। केंद्र सरकार ने बताया कि वित्त वर्ष 2025-26 में भारत के IT सेक्टर में 1.35 लाख नई नौकरियां जुड़ी। इसके साथ ही IT उद्योग की कुल वर्कफोर्स बढ़कर 60 लाख हो गई है। सरकार के अनुसार AI और ऑटोमेशन से कुछ शुरुआती स्तर की नौकरियां प्रभावित हो सकती हैं, लेकिन नई तकनीकों और विशेष कौशल वाले पदों की बढ़ती मांग के कारण IT क्षेत्र में रोजगार सृजन जारी है। केंद्र सरकार ने बताया कि वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन बढ़कर 13.11 लाख करोड़ हो गया है, जो पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 15.8% अधिक है। पिछले 12 वर्षों में इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात 11 गुना बढ़कर 4 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा हो गया है। सरकार के अनुसार भारत अब दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता और शुद्ध मोबाइल फोन निर्यातक है। इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से 25 लाख लोगों को रोजगार दे रहा है। भारत टैक्सी पहल तेजी से विस्तार की ओर बढ़ रही है। केंद्र सरकार के अनुसार 19 जुलाई तक देश भर में इस डिजिटल मोबिलिटी प्लेटफॉर्म से करीब 8 लाख ड्राइवर पार्टनर जुड़ चुके हैं। दुबई की प्रसिद्ध इमारत एट द टॉप बुर्ज खलीफा की ऑनलाइन बुकिंग के लिए UPI सेवा शुरू हो चुकी है। ये सुविधा नियोपे और MR एंटरटेनमेंट के सहयोग से शुरू की गई है। केंद्र सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट फंड की मदद से इलेक्ट्रॉनिक्स और IT क्षेत्र में 128 स्टार्टअप और कंपनियों में करीब 1,336 करोड़ रुपए का निवेश जुटाया गया है। राज्यवार आंकड़ों के अनुसार कर्नाटक में सबसे ज्यादा 90 कंपनियों को निवेश मिला है, जिनमें से 89 कंपनियां बेंगलुरु में स्थित हैं। इसके बाद तेलंगाना, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और दिल्ली का स्थान रहा। असम से 5,627 लीटर पूर्वी आइसक्रीम की पहली अंतर्राष्ट्रीय खेप भूटान के लिए निर्यात की गई। इससे पूर्वोत्तर की डेयरी उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में नई पहचान मिलेगी।
गुजरात पवन ऊर्जा के क्षेत्र में देश का अग्रणी राज्य बन गया है। जून 2026 तक राज्य की स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता बढ़कर 16,086 मेगावाट हुई, जो देश में सबसे ज्यादा है। वित्त वर्ष 2025-26 में गुजरात ने करीब 3,371 करोड़ यूनिट पवन ऊर्जा का उत्पादन किया। सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां आरसीएफ और गेल ने महाराष्ट्र में गैस आधारित यूरिया संयंत्र लगाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। संयंत्र की प्रस्तावित उत्पादन क्षमता 12.7 लाख टन प्रतिवर्ष होगी। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि भारत में 5G सेवाएं करीब 50 करोड़ लोगों तक पहुंच चुकी हैं। वर्ष 2030 तक 5G उपभोक्ताओं की संख्या बढ़कर 100 करोड़ होने का लक्ष्य है। केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने कहा कि भारत 6G तकनीक में वैश्विक नेतृत्व की तैयारी कर रहा है। देश ITU और 3GPP के माध्यम से 6G के वैश्विक मानक तय करने की प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी कर रहा है। जर्मनी के लग्जरी कार निर्माता BMW ने 2027 के अंत तक स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के तहत जर्मनी में करीब 8,000 नौकरियां घटाने की घोषणा की है। कंपनी ने इसका कारण कमजोर मांग और बढ़ती लागत को बताया है। अमेरिका ने जॉर्डन स्थित अपने सैन्य ठिकानों पर मिसाइल हमले की कोशिश के एक दिन बाद ईरान के कई सैन्य ठिकानों पर हवाई हमले किए। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने इसे जवाबी कार्रवाई बताया है। अमेरिका का दावा है कि ईरान की ओर से दागी गई सभी मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर लिया गया। इस कार्रवाई के बाद पश्चिम एशिया में तनाव एक बार फिर बढ़ गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को चेतावनी देते हुए कहा कि अमेरिकी ठिकानों पर किसी भी हमले का करारा जवाब दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि अमेरिका अपने सैनिकों और रणनीतिक हितों की रक्षा के लिए हर जरूरी कदम उठाएगा। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने जॉर्डन में अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाने की जिम्मेदारी ली है। साथ ही उसने कहा है कि अमेरिकी धमकियां जारी रही तो उसका प्रतिरोध भी जारी रहेगा। अमेरिका ने ईरान पर आर्थिक दबाव बढ़ाते हुए हॉर्मुज स्ट्रेट से जुड़े जहाजों के बीमा और शुल्क वसूली से संबंधित 2 कंपनियों पर नए प्रतिबंध लगाए हैं। अमेरिका का आरोप है कि ये कंपनियां IRGC के लिए राजस्व जुटा रही थी। दक्षिणी यूरोप में जंगल की आग ने फ्रांस, स्पेन और ग्रीस के बड़े इलाकों को अपनी चपेट में ले लिया है। फ्रांस की गिरोंद क्षेत्र में आग बुझाने के लिए 2200 से ज्यादा दमकल कर्मी और 20 से ज्यादा विमान तैनात। ग्रीस के क्रेटे द्वीप और पेलोपोनीज क्षेत्र में जंगल की आग बुझाने के लिए दौरान 3 दमकल कर्मियों की मौत हो गई। वे राहत और बचाव अभियान में जुटे थे। जापान के कुमामोटो प्रांत में 7.1 तीव्रता के भूकंप में कम से कम 23 लोगों की मौत। गुरुवार को क्षतिग्रस्त एओन मॉल के पास खोज और बचाव अभियान जारी रहा। अमेरिका ने वाशिंगटन डलेस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के 22 अरब डॉलर के आधुनिकीकरण की योजना पेश की है। इसके तहत पुराने कॉन्कोर्स बदले जाएंगे और यात्री सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा। योजना के तहत एयरपोर्ट में लगभग 50 लाख वर्ग फुट नई या नवीनीकृत जगह जोड़ी जाएगी। दक्षिण कोरिया की कंपनी किया मेक्सिको में $649 मिलियन का निवेश करेगी। कंपनी 4 अगस्त को नुएवो लियोन स्थित संयंत्र में इलेक्ट्रिक EV3 मॉडल का उत्पादन शुरू करेगी। मेक्सिको सरकार ने कहा है कि देश में बनी EV3 का बड़ा हिस्सा घरेलू बाजार के लिए होगा। ऑस्ट्रेलिया के इंटरनेट रेगुलेटर ने मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू की। यह कार्रवाई टेररिस्ट सपोर्टिंग पोस्ट से निपटने में टेलीग्राम की कथित नाकामियों के कारण की गई। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के हंगू जिले में आतंकवादियों ने एक पुलिस चौकी पर हमला किया। हमले में 7 पुलिसकर्मियों की मौत, 22 पुलिसकर्मी घायल। जवाबी कार्रवाई में 8 हमलावर मारे गए। निकारागुआ सरकार ने संविधान संशोधन का मसौदा संसद को भेजा। प्रस्ताव में राष्ट्रपति का कार्यकाल 6 से बढ़ाकर 7 वर्ष करने और विपक्षी देशद्रोहियों को चुनाव लड़ने से रोकने का प्रावधान। अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने बेंचमार्क ब्याज दर को 3.5 से 4.25% के दायरे में यथावत रखा है। फेड प्रमुख केविन वॉर्श ने कहा है कि महंगाई को 2% के लक्ष्य पर लाना सर्वोच्च प्राथमिकता है। अमेरिका के लिंकन मेमोरियल परिसर में स्थित ऐतिहासिक आर्ट्स ऑफ वॉर की सुनहरी मूर्तियों का नवीनीकरण लगभग पूरा हो गया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पुनर्निर्मित मूर्तियों की तस्वीरें साझा की। राष्ट्रमंडल खेलों में भारत का शानदार प्रदर्शन जारी। पुरुषों की T40 700 मीटर दौड़ में भारत ने स्वर्ण और रजत दोनों पदक अपने नाम करने में सफलता पाई। दिलीप महादू गावित ने 10.71 सेकंड का समय लेकर नया रिकॉर्ड बनाया और स्वर्ण पदक अपने नाम किया। वहीं मोहम्मद बासिल ने 10.83 सेकंड के समय के साथ रजत पदक जीता। इससे पहले मोली श्रीशंकर ने पुरुषों की लंबी कूद में रजत पदक जीतकर भारत का खाता खोला। इसके साथ ही वे राष्ट्रमंडल खेल में लंबी कूद में 2 पदक जीतने वाले भारत के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। भारत के कुल पदकों की संख्या हुई 15। भारत के खाते में अब 3 स्वर्ण, 9 रजत और 3 कांस्य पदक है। पदक तालिका में भारत 8वें स्थान पर पहुंच गया है। राष्ट्रमंडल खेलों के 7वें दिन भारत के शानदार प्रदर्शन के बाद अब 8वें दिन भी भारतीय दल से कई पदकों की उम्मीद होगी।
भारतीय एथलीट एथलेटिक्स, ट्रैक साइकिलिंग और वेट लिफ्टिंग में कई पदक स्पर्धाओं के साथ साथ अहम क्वालिफिकेशन मुकाबलों में चुनौती पेश करते हुए नजर आएंगे। भारत के अभियान की शुरुआत प्रवीण शंकर के डेक्थलॉन से होगी। पिछले स्पर्धा में चोटिल होने के बावजूद वह मैदान में उतरेंगे। ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा की क्वालिफिकेशन राउंड में भारत की अगुवाई करेंगे। उनके साथ रोहित यादव और जसप्रीत सिंह भी चुनौती पेश करेंगे। पारुल चौधरी महिला 5000 मीटर फाइनल में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। वहीं पुरुष स्प्रिंट टीम भी क्वालिफिकेशन राउंड में उतरेंगी, जहां फाइनल का टिकट दांव पर होगा। भारतीय मुक्केबाज सचिन ने राष्ट्रमंडल खेलों में 60 किलोग्राम भार वर्ग में पदक पक्का किया। सचिन ने क्वार्टर फाइनल मुकाबले में टी मोरेमी को 5-0 से हराकर यह सफलता हासिल की। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेल में भारतीय मुक्केबाजों का शानदार प्रदर्शन जारी। महिला मुक्केबाज साक्षी चौधरी ने सेमीफाइनल में बनाई जगह। शुभमन गिल वनडे के नंबर 1 बल्लेबाज बने। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल ने कल रैंकिंग जारी की, जिसमें गिल को नंबर 1 का ताज मिला। शुभमन गिल ने एक पायदान की छलांग लगाई। इससे पहले वह दूसरे पायदान पर थे। गिल ने न्यूजीलैंड के डैरल मिशेल को पछाड़ दिया। टॉप 5 में विराट कोहली और रोहित शर्मा भी मौजूद थे। दिल्ली में आयोजित राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप में प्रतिभागियों के बीच कड़े मुकाबले। प्रतियोगिता के तीसरे मैच में भारतीय पुरुष टीम न्यूजीलैंड को 3-1 से हराया। और महिला टेबल टेनिस टीम की कोच भावना ने कहा कि भारतीय खिलाड़ी इस चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। उम्मीद है कि इनकी मेहनत पोडियम पर भी नजर आएगी। और इसी के साथ एक्सप्रेस 100 में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए जुड़े रहिए आप डीडी न्यूज के साथ। दीजिए अनुमति। नमस्कार।